नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाल्मीकि आश्रम में आयोजित महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शरीक हुए और वाल्मीकि की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन भी इस दौरान उन्होंने किया है। सीएम योगी ने वाल्मीकि को महान रचनाकार बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी ने भगवान राम से साक्षात्कार कराया है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम पर पहला महाकाव्य रचा। इसके बाद दुनिया भर में इसी ग्रंथ को आधार बनाकर भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया। हमारा सौभाग्य है कि आज महर्षि वाल्मीकि के पावन जन्मोत्सव को हम मना रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे प्रदेश वासियों को महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज के दिन पर यह मान्यता है कि चंद्रमा सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है और धरती के सबसे नजदीक भी होता है। इसके अपने आध्यात्मिक महत्व है और इस धराधाम पर चांद जैसी शीतलता प्रदान करके हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति के साथ सरोवर करने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की पावन जयंती भी आज है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने ही भगवान श्री राम के साथ हम सब का साक्षात्कार करवाया। भगवान राम का पर पहला महाकाव्य वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रचा था और उसके बाद दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं जो वाल्मीकि कृत रामायण को आधार बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अगर किसी को इसका श्रेय जाता है। कानपुर के फूलबाग में वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत करी। वाल्मीकि समाज को साधते हुए उन्होंने 2024 की नींव भी रखी। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, मैं वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में पहली बार नहीं आया हूं, पहले भी महाराष्ट्र में शामिल हो चुका हूं। हिंदू समाज को वाल्मीकि समाज पर गर्व करना चाहिए क्योंकि भगवान राम को हिंदू समाज से परिचित कराने वाले भगवान वाल्मीकि ही थे। वो अगर रामायण नहीं लिखते तो आज हिंदू समाज को भगवान राम नहीं मिलते। और समाज को उसके योग्य बनाने के आपके हर प्रयास में संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहां जितनी ताकत है उस ताकत के साथ वो आपके साथ खड़ा है। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने स्थान पर जो लोग हैं उनके साथ अच्छी दोस्ती रखिए तो उनको समय पे पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो करेंगे, उनकी ताकत जितनी है उतनी लगा के करेंगे। ताकत ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन वो ऐसे है, मुझे पता है कि अगर उनके बस में कुछ करना है तो आपके लिए जरूर करेंगे। उनकी प्रतिज्ञा है, पूरा हिंदू समाज हमारा। उत्तराखंड में जन्मी प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर प्रभा किरण जैन श्रृंगार से भरी लेखनी से चर्चा में लगातार रहती हैं। डॉक्टर प्रभा किरण जैन ने देश भर में कई किताबें लिखी हैं। इनकी लिखी हुई कविताएं देश दुनिया में विख्यात हैं। डॉक्टर प्रभा किरण ने अयोध्या पर भी एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को भी तमाम कवियों ने सराहा। हमारे संवाददाता से खास बातचीत के दौरान डॉक्टर प्रभा किरण ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी हालांकि परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि उनकी लेखनी
बोलती है और लेखनी के माध्यम से वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। स्वागत है आपका जनता टीवी न्यूज चैनल में मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खुशी हुई कि लखनऊ शहर में आपसे आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का आप अवसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य एक सागर है, जितने गोता खाओगे उतने उसमें मोती निकलते हैं, ऐसा कहा जाता है। आपकी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो चर्चा में रहती हैं। किस तरीके से आप उसको लिखती हैं? क्या उस पर अध्ययन करती हैं या कल्पना करती हैं उसके बाद लिख देती हैं? मुझे लगता है कि कविताओं को अध्ययन करके तो नहीं लिखा जाता, क्योंकि कविता एक बहुत ही निजी नितांत एक लेखन है जो भीतर से उद्वेलित जब आप होते हैं, किसी कोई पक्ष आपको बहुत पीड़ित करता है या फिर कहीं पर कुछ चुभन महसूस होती है, तभी आप कविता लिख पाते हैं। चाहे वो कविता किसी भी प्रकार की हो, किसी भी आप उसे गीत रूप में रखें, गज़ल रूप में रखें या तहत की कविताएं हों, उसका जो विषय है वो कुछ भी हो सकता है, परंतु उसको आप पढ़कर या किसी के कहने पर आकर शायद उस तरह से उसको नहीं प्रस्तुत कर सकते, लिख सकते हैं। बहुत सारी आपकी किताबें हैं और देश पर भी आपने लिखा है। जो सबसे अच्छी आपको किताब लगी हो, जिसमें एक रोचक कहानियां हो या फिर जो सबसे ज़्यादा बिकी हो, वो कौन सी है? जी देखिए, लेखक का जो भी कुछ होता है वो एक उसको सभी कुछ प्रिय होता है, क्योंकि वो चाहे एक छोटी सी किताब लिखे, चाहे वो बच्चों के लिए लिखे, बड़ों के लिए लिखे या शोध करे, उसके लिए सब कुछ बहुत प्रिय होता है। किंतु अभी जो जैसा कि आपने कहा कि मैंने देश के लिए भी लिखा, तो देश को तो हमेशा ही हम अपने तिरंगे को सलाम करके, और हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो हमेशा सलामत रहे और आगे आगे बढ़े। एक मेरा सवाल है, कवियों पर है। बहुत सारे कवि देश दुनिया में हैं, लिखते रहते हैं, किताबें उनकी मार्केट में आई और चली जाती हैं, यानी एक बहुत बड़ा सागर कह सकते हैं। लेकिन पहले के कवि होते थे, वो जैसे रामायण लिखी गई, आज भी एक एक शब्द उस पर पिरोए गए हैं। मुझे लगता है कि संत कबीर जैसे कवि अब शायद नहीं हो पाएंगे। तो क्या लगता है कि कितना कंपटीशन है इस मॉडर्न युग में? और दूसरा, ये धीरे धीरे जो साहित्य है वो धीरे धीरे दब रहा है। ऐसा है अनूप जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले कहन है वो एक तो आध्यात्म और उस समय के जो विवशताएं थी या विशेषताएं थी, उन दोनों को उकेरा गया है उन साहित्य के माध्यम से। चाहे वे आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन आध्यात्मिक ग्रंथों को हम किसी भी तरह से मान सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। वो हमारा अपना एक निजी रूप, निजी सोच है या निजी समझ है, लेकिन उनके माध्यम से किस तरह समाज को सही रखने की तरफ कहा गया। आपने कबीरदास जी का उल्लेख किया, तो उनकी जो साखी हैं, दोहें या उनकी जो कहन है वह समाज सुधार के रूप में है। उसमें आध्यात्मिकता तो है, परंतु किसी एक पक्ष विशेष का कहीं पर उन्होंने कोई साथ या उसके प्रति कोई बात नहीं कही है, उन्होंने सबको कही है। अगर एक यूनिवर्सल रूप कह लें या कहें कि समन्वयवादी दृष्टिकोण में एक विशुद्ध व्याख्या तो है उनकी कहन में, उसके साथ ही साथ कहीं किसी के प्रति लाग लपेट या राग द्वेष नहीं है। तो ऐसी रचनाएं कालजयी हो ही जाती हैं, जहाँ पर एक समय से परे उनको कहा जाता है कि वे समय से परे हैं, वे कालातीत हैं, वे सदा रहेंगी ही। और जो आज का लेखन आप जो कह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस, देखिए किताबें बहुत आ रही हैं, पर वे किताबें किस तरह आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, किस तरह उनको लाया जा रहा है, आप तो जानते हैं। तो बहुत कुछ है उसमें, ये बाजारवाद है। तो बाजार के युग में सब कुछ बाजारवाद से प्रभावित है, और उसमें लेखन भी बाजारवाद से प्रभावित हुआ है। इसी वजह से कहन भी उतनी अधिक पुख्तगी या उतनी अधिक गहराई आपको देखने को नहीं मिलती है, जितनी कि उस चीज को आपको बताया जाता है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 के साथ में बैठक भी की है। सीएम योगी ने इस दौरान अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि डेंगू और संचारी रोग को लेकर के प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस और जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएं। पर्व और त्योहारों को देखते हुए
गृह और स्वास्थ्य विभाग विशेष तौर पर सतर्कता बरते। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कहीं जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तुरंत राहत सामग्री मिलनी ही चाहिए। तो वहीं जनधन की हानि पर शासन की ओर से अनुमन्य राहत राशि दी जाए। भाजपा की सावधान यात्रा इटावा के कस्बा उसराहार पहुंची, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राजभर ने सावधान यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य जनता को जागरूक करना है और जातिवार जनगणना कराना है। आगे कहा कि सावधान यात्रा से लोगों को संदेश देना है कि आप सभी लोगों को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। साथ ही इसका उद्देश्य है कि एक समान अनिवार्य शिक्षा मिले। राजभर ने कहा कि जब देश एक है, संविधान एक है, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक हैं, तो फिर शिक्षा समान क्यों नहीं है। 26 सितंबर से एक सावधान रथ यात्रा निकली है जो लखनऊ से होते हुए 4 टीम बनी है उत्तर प्रदेश के 75 जिले से होते हुए ये गांधी मैदान पटना 27 अक्टूबर को वहाँ समापन होगा। इसका उद्देश्य है जातिवार जनगणना कराना, लोगों को इसके प्रति सावधान करना कि आप 7 दशक से वोट दे रहे हो लेकिन जातियों की गिनती न होना यही वजह है कि तुमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो जातिवार जनगणना कराना। दूसरा है एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो शिक्षा 2 तरह की क्यों? तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना। देश में बेरोजगारी चरम पे है, इसके लिए हम लोग रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा 100 विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ आज देश भर में ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म का ये बेहद ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है और इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म भी हुआ था। उनके जन्मदिन को याद करने और इसे खुशी से मनाने के लिए रबीउल अव्वल के 12वें दिन ईद उल मिलाद उन नबी मनाया जाता है। लोग घरों और मस्जिदों में पवित्र कुरान को पढ़ते हैं। माना जाता है कि कुरान पढ़ने और मोहम्मद साहब के संदेशों का पाठ करने से अल्लाह की रहमत बरसती है। तस्वीरें आपको 4 दिखा रहे हैं, बरेली, रायबरेली, कानपुर देहात और काशीपुर की। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शरीक हुए और सफाई कर्मचारियों के सम्मान में और उनको प्रोत्साहन करने के लिए सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन भी इस दौरान किया गया था, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए उत्कृष्ट सफाई कर्मियों को निदेशालय में सम्मानित भी किया गया है। पावन जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने नगर विकास विभाग ने ये सोचा कि अपने प्रदेश के सभी नगर निकायों के सभी सफाई कर्मचारी मित्रों को, जिन्हें सफाई मित्र हम कहते हैं, उन सबको इकट्ठा करके वो जो भूल गए हैं या हम भूल गए हैं कि वो भी नगर विकास विभाग के भाग हैं या अभिन्न भाग हैं, यूँ कह लीजिए, ये बात हमें भी स्मरण रहनी चाहिए, उनको भी स्मरण रहनी चाहिए कि वो नगर विकास जैसे एक बड़े विभाग के हिस्से हैं। यह याद कराने के लिए और विशेष रूप से उनकी जो काम करते करते जो सुरक्षा के जो सामान होते हैं, जो अभी हमने किट वितरण किया, आपने देखा होगा कि उनके कामकाज से लगे हुए कुछ सस्ते हैं, वो उन्हें देने के लिए, और जो उनका सम्मान है समाज में, हमारे मन में, हमारे दिल में जो उनका सम्मान होना चाहिए, वो उनको प्रतिस्थापित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आज सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही कम समय में हमारे विभाग ने, हमारे निदेशालय ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है।